नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने अध्याय 9 में भाग 10 तक देखा था। भाग 10 में मैंने आपको बताया आरएनए के बारे में, आरएनए के प्रकार बताया। मैंने आपको आरएनए के 3 प्रकार के बारे में बताया था, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। आपने भाग 10 के अंतर्गत एमआरएनए के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली थी कि एमआरएनए की संरचना कैसे होती है, कार्य क्या होता है। अब हम बचे हुए 2 आरएनए जो कि है टीआरएनए और आरआरएनए के बारे में भाग 11 के अंतर्गत पढ़ेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपके भाग 10 में पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर्स बता दें। सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि कौन कौन सा वायरस है जिसमें आरएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। मैंने आपको बताया था कि आरएनए सदैव सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी वायरस हैं जिनमें आरएनए डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है। उसके एग्जांपल्स हैं वाउंड ट्यूमर वायरस और MS2 वायरस। फिर मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन किया था आरएनए कौन कौन से जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा तंबाकू मोज़ेक वायरस यानी TMV, HIV, इन्फ्लुएंजा, कोरोना वायरस, इन सभी में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। फिर मैंने आपसे तीसरा क्वेश्चन किया था आरएनए कितने प्रकार का होता है। तो आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। फिर मैंने आपसे चौथा क्वेश्चन किया था मोनोसिस्टोनिक आरएनए किसे कहते हैं और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए किसे कहते हैं। तो मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए ऐसा एमआरएनए जिसका निर्माण सिर्फ एक जीन से हुआ होता है, और ऐसा एमआरएनए जो सिर्फ एक प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है उसे हम मोनोसिस्टोनिक या मोनोजीनिक एमआरएनए कहते हैं। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए यानी ऐसा एमआरएनए जिसका निर्माण एक से अधिक जीन से हुआ हो, और ऐसा एमआरएनए कई प्रकार के प्रोटीन्स को बना सकता है। ऐसे प्रकार के एमआरएनए को हम पॉलीसिस्टोनिक या पॉलीजीनिक एमआरएनए कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे किया था इनिशिएशन कोडॉन किसे कहते हैं और समापक कोडॉन यानी स्टॉप कोडॉन किसे कहते हैं। तो इनिशिएशन कोडॉन यानी शुरुआती कोडॉन होता है AUG, और स्टॉप कोडॉन यानी समापक कोडॉन कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं, UAA, UAG और UGA। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में ये सारे। फिर मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया था एमआरएनए के सक्रिय भाग को क्या कहते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। तो एमआरएनए के सक्रिय भाग को हम एक्सॉन कहते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। जो भाग नहीं लेता उसे हम इंट्रॉन्स कहते हैं, और वो स्प्लाइसिंग क्रिया द्वारा निकल जाती है। फिर मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि स्प्लाइसिंग क्रिया क्या होती है। तो स्प्लाइसिंग क्रिया यानी एमआरएनए प्रीकर्सर एमआरएनए से इंट्रॉन्स का निकल जाना ही क्या कहलाता है, स्प्लाइसिंग क्रिया। ठीक है, बस इतने क्वेश्चंस आपसे किया गया था जिसके आंसर मैंने बता दिए। अब हम आते हैं अब भाग 11 के टॉपिक पे, जो कि है बचे हुए 2 आरएनए। कौन कौन से को मैंने 3 आरएनए के बारे में बताया था, एमआरएनए, फिर टीआरएनए और तीसरा आरआरएनए। 3 आरएनए के प्रकार मैंने आपको बताया था, जिसमें से एमआरएनए के बारे में संपूर्ण संरचना और उसके प्रकार के बारे में हो गया था। अब हम पढ़ेंगे टीआरएनए और आरआरएनए के बारे में। तो सबसे पहले हम अब पढ़ेंगे भाग 11 के अंतर्गत टीआरएनए के बारे में। तो टीआरएनए के बारे में पढ़ने के लिए हमें फिर से एक बार एमआरएनए को देखना होगा। मैंने आपको एक चीज़ बताया था, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कहता है, इन्फॉर्मेशन flows from DNA to mRNA and mRNA to protein। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कहता है कि DNA से सूचना स्थानांतरित होती है mRNA को, और mRNA से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से देखेंगे। आपने देखा कि DNA से mRNA बनता है। प्रक्रिया क्या है, पहले ये DNA खुल जाता है और फिर इनके दोनों नाइट्रोजन क्षारकों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं स्टैंड्स, और फिर एक स्टैंड जो कि 3' to 5' होता है उसी पर mRNA का फॉर्मेशन होता है, और जो भी नाइट्रोजन क्षार होगा उसका विपरीत mRNA बनाता है, ये बन जाता है mRNA। mRNA निकल कर आता है कोशिका द्रव्य में। अब हम देखेंगे कि mRNA से कैसे प्रोटीन बनता है। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। हमें देखना है कि mRNA से प्रोटीन कैसे बनता है। चलिए, ये है मान लेते हैं mRNA की संरचना 3' to 5' to 3'। यहाँ पर कुछ भी कोडॉन्स जो भी होंगे, mRNA का न्यूक्लियोटाइड
मान लेते हैं ACG हो, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये mRNA है तो यहाँ पर थायमिन तो किसी भी रूप में नहीं पाया जाएगा। थायमिन की जगह पर क्या होता है mRNA पर या किसी भी RNA पर, थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, हमें ये देखना है कि आपने यहाँ से देख चुका है कि DNA से mRNA कैसे बनता है। हमें ये देखना है कि mRNA से प्रोटीन कैसे बनता है। सबसे पहले mRNA पर सबसे पहले आता है राइबोसोम, ऐसे हम बना दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है राइबोसोम और फिर स्टार्ट होता है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया। हालांकि यहाँ पर हम सिर्फ आपको इंट्रो दे रहे हैं tRNA की संरचना को समझाने के लिए, tRNA के कार्य को समझाने के लिए। ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ प्रोटीन संश्लेषण, ये क्लास 12th का है। फिलहाल आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए तभी ये समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो यह mRNA है, mRNA पर सबसे पहले कौन आकर बैठता है, राइबोसोम। अब हम इस राइबोसोम को मिटा देते हैं, मतलब आप ऐसा मानेंगे कि यहाँ पर राइबोसोम है, ठीक है। सबसे पहले राइबोसोम आकर बैठता है और फिर आता है tRNA। अगर आप देखोगे सभी RNA की संरचना ये सीधी है, ठीक है, लेकिन ये tRNA की संरचना सीधी नहीं होती, ये ऐसे होता है। अभी हम इसकी संरचना के बारे में भी आपको बताएंगे। ये ऐसे होता है 3' और 5'। tRNA की संरचना सीधी नहीं होती। और मैंने आपको बताया है कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, अमीनो अम्ल से। और अमीनो अम्ल कुल कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के। और इन 20 प्रकार के लिए कितने कोडॉन्स हैं, 61 कोडॉन। हमने आपको कोडॉन के बारे में बताया था। कोडॉन का निर्माण किससे होता है, 4 प्रकार के, नाइट्रोजन 4, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल से होता है। और कोडॉन ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं हमेशा, जैसे आपको बताया गया था AUG शुरुआती कोडॉन होता है, UAA, UAG और UGA ये सब स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं। ये सब आपको पहले भी बताया गया था। tRNA की संरचना सीधी नहीं होती, ये हमेशा एक पत्ती, जिसे हम क्लोवर की पत्ती कहते हैं, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि क्लोवर की पत्ती कैसी होती है। क्लोवर की पत्ती में 3 पत्तियाँ ऐसे निकली होती हैं, तो इसी वजह से tRNA की संरचना जैसी ही इसी पत्ती की तरह होती है, इसलिए हम tRNA की 2D संरचना को क्या कहते हैं, क्लोवर के पत्ती के समान। अभी बताते हैं। फिलहाल tRNA आपका कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये tRNA का 3' होता है, ये 5' होता है। अब देखिएगा mRNA से प्रोटीन कैसे बनता है। अमीनो अम्ल से ही बनेगा प्रोटीन। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं, ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल अलग अलग tRNA के इसी 3' सिरे पर जुड़े होते हैं। ठीक है, tRNA के 3' सिरे पर ही हमेशा अमीनो अम्ल जुड़ता है। मान लो यहाँ पर एक अमीनो अम्ल वायलिन है, वायलिन जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद एक और बनाते हैं tRNA। ये है इसका 3', ये 5'। मान लो इस पर जुड़ा हुआ है मिथियोनिन अमीनो अम्ल। ये एक tRNA है जिस पर जुड़ा हुआ है 3' पर वायलिन अमीनो अम्ल। ये एक tRNA है जिस पर जुड़ा हुआ है 3' पर मिथियोनिन। इसी तरीके से tRNA अलग अलग अमीनो अम्ल को लिए होते हैं, और जितने भी अमीनो अम्ल होते हैं उनके अपने अलग कोडॉन होते हैं। जितने भी अमीनो अम्ल होते हैं उनके अपने अलग कोडॉन होते हैं। जैसे ये जो आप कोडॉन देख रहे हैं AUG, ये कोड करता है मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को। समझ में आया? ये जो कोडॉन होते हैं वो एक तरफ से चाबी होते हैं। तो कोडॉन जो होता है वो अलग अलग अमीनो अम्ल के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे AUG किसका कोडॉन है, मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल का। वैसे हो सकता है वायलिन का कोई अलग कोडॉन हो। तो इस तरह से अलग अलग जितने भी 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं उनके अलग अलग अपने
कोडॉन्स होते हैं। याद रखेंगे कोडॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो कोडॉन प्रेजेंट होते हैं mRNA पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने आपको बताया था कि प्रोटीन संश्लेषण में शुरुआती कारक, अभी आपसे क्वेश्चन भी किया था, शुरुआती कारक कौन होता है? शुरुआती कोडॉन होता है AUG। तो यहाँ से यहाँ तक AUG मिला नहीं, लेकिन देखिए यहाँ से यहाँ तक AUG मिल गया, AUG। अब यहीं से प्रोटीन संश्लेषण शुरू होगा। अब प्रोटीन संश्लेषण में होता क्या है, तो AUG जो कोडॉन होता है, हर कोडॉन का अपना एक एंटी कोडॉन होता है। एंटी कोडॉन कहाँ पाए जाते हैं? tRNA पर। ध्यान रखिएगा, कोडॉन कहाँ होते हैं? mRNA पर। एंटी कोडॉन कहाँ होते हैं? tRNA पर। tRNA के इस जगह पर एंटी कोडॉन होते हैं। अब हम एंटी कोडॉन कैसे बनाते हैं? तो जैसे मान लो कोई कोडॉन है, उसी का बस अपोजिट आप जोड़ेंगे। जैसे AUG है तो इसका एंटी कोडॉन क्या होगा? एडेनिन के साथ हमेशा कौन आता है? यूरेसिल। यूरेसिल के साथ एडेनिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन। तो ये इसका एंटी कोडॉन हो गया। ये एंटी कोडॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? tRNA पर। जैसे मिथियोनिन है, मिथियोनिन का एंटी कोडॉन, मिथियोनिन को कोड करता है AUG। AUG का एंटी कोडॉन क्या है? UAC। इसका अलग होगा बाबू, हो सकता है इसका UAG हो, ठीक है, इसका अलग होगा। फिलहाल मिथियोनिन का जो कोडॉन है वो है AUG, और AUG का एंटी कोडॉन UAC कहाँ प्रेजेंट होता है? tRNA पर। अब देखिए प्रोटीन कैसे बनता है। सबसे पहले AUG जब मिलता है तो ये अमीनो अम्ल, ये tRNA इस अमीनो अम्ल को लेकर यहाँ पर आता है। मिथियोनिन, यहाँ पर कौन सा एंटी कोडॉन है? UAC। अब UAC किसको कोड करेगा? AUG को, यानी एंटी कोडॉन से मैच कर रहा। एंटी कोडॉन आपस में जुड़ सकते हैं, तो ये tRNA इस अमीनो अम्ल को लाकर यहाँ पर छोड़ देता है। उसके बाद फिर अगला अगला कोडॉन है UUU। तो UUU पर वही tRNA आएगा जिसका एंटी कोडॉन क्या होगा? U के साथ कौन आता है? AAA। ठीक है, ये tRNA आएगा। हो सकता है ये कोड कर रहा हो सेरिन को। तो अब क्या होगा कि इसी तरीके से लाइन से आते जाते हैं। AUG के बाद UUU, इनके बाद अब ये जो अमीनो एसिड है और ये अमीनो एसिड दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। किस बॉन्ड के द्वारा? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, पेप्टाइड बंध के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद अगला कोडॉन देखा जाता है। अब इसी अगले कोडॉन के लिए जो भी एंटी कोडॉन वाला tRNA होगा वो आकर जुड़ेगा। मान लो यहाँ पर वैलिन है, CAG है, तो यहाँ पर GUC होगा। एंटी कोडॉन मैच कर गया। अब ये आपस में अमीनो अम्ल जुड़ जाएंगे। अब ये इसको छोड़ता चला जाएगा, ये tRNA इस अमीनो अम्ल को छोड़कर चला जाएगा, ये tRNA इस अमीनो अम्ल को छोड़कर चला जाएगा। फिर अगला आता है, फिर AUG आ गया, मतलब फिर मिथियोनिन वाला tRNA आएगा। ऐसा tRNA जिसके पास मिथियोनिन अमीनो अम्ल हो, तो इसका कोडॉन क्या होगा? UAC। ठीक है, अब ये इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब ये यहाँ से इसको छोड़कर चला जाएगा। अगला आता है UUA। अब यहाँ पर मान लो कोई ऐसा अमीनो अम्ल आ गया, ऐसा tRNA आ गया जिसके पास अमीनो अम्ल हिस्टिडीन है, और इस हिस्टिडीन का मान लो कि एंटी कोडॉन हो AUG। AUG हो सकता है हिस्टिडीन का एंटी कोडॉन हो। तो देखिए यहाँ पर AU मैच कर रहा है, U कभी आपस में नहीं जुड़ सकते हैं। U के साथ सामने हमेशा क्या होना चाहिए? A होना चाहिए। तो यहाँ पर U है, यानी इसका कोडॉन इस एंटी कोडॉन से मैच नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये tRNA यहाँ पर नहीं जुड़ेगा, ये यहाँ से चला जाएगा। जब तक कोडॉन और एंटी कोडॉन मैच नहीं होता, अमीनो एसिड आपस में नहीं जुड़ते हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर वही वाला अमीनो अम्ल जुड़ेगा जिसके पास एंटी कोडॉन का ही कोडॉन हो। जैसे मान लो कि AAU, तो AU AU UA,
ये आपस में मैच कर रहे हैं तो ये जुड़ेगा, यहाँ पर डाइपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। इस तरह से तब तक अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं, टीआरएनए तब तक जुड़ता जाता है जब तक कि लास्ट में ये ना आ जाए। देखिए यूजीए कहाँ पढ़ा आपने? स्टॉप पे। इन तीन कोडॉन्स के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं है जिसके पास इनका एंटी कोडॉन हो। जैसे ही यूजीए आएंगे कोई टीआरएनए नहीं आएगा, मतलब प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया यहीं पर आकर समाप्त हो जाती है, बंद हो जाती है। चाहे यूजीए हो, चाहे यूएजी हो या यूएए हो, इन तीनों में से किसी के भी आने पर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है। और जितने अमीनो अम्ल जुड़े हैं बस इतने ही अमीनो अम्ल जुड़े होते हैं। हमने बताया था कि प्रोटीन्स किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। देखिए एक अमीनो अम्ल, 2, 3, 4, 5, 6 अमीनो अम्ल आपस में जुड़ गए। अब यही अमीनो अम्ल कंडेंस होकर एक सिंगल यूनिट संरचना बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन। ठीक है, बस ये शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया गया है कि प्रोटीन कैसे बनता है। ठीक, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। और डिटेल पढ़ना है तो आप क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा, चैप्टर नंबर 6 में। फिलहाल आपके लिए इतना इनफ है टीआरएनए की संरचना को समझने के लिए। आपने देखा कि सभी आरएनए सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन टीआरएनए क्लोवर के पत्ती की तरीके से होती हैं। ऐसी संरचना होती है जिसमें 3 डैश होता है, 5 डैश एंड यहाँ पर होता है। हमेशा 3 डैश एंड पर कौन जुड़ता है? अमीनो अम्ल। और हर अमीनो अम्ल का एक कोडॉन होता है और एक एंटी कोडॉन होता है। कोडॉन जो होता है वो एमआरएनए पर होता है, एंटी कोडॉन जो होता है वो टीआरएनए पर होता है। कोडॉन और एंटी कोडॉन कैसे निकलते हैं? पहली बात तो ये कि कोडॉन 64 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 61 प्रकार के कोडॉन सक्रिय होते हैं। तो ये सब आपको सीखना है तो आप चैप्टर 6 क्लास 12 के वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो कोडॉन के लिए एंटी कोडॉन कैसे निकलता है, बस वही आपको सिंपल फार्मूला याद रखना है कि एडेनिन के साथ हमेशा यूरेसिल जुड़ता है, यूरेसिल के साथ हमेशा एडेनिन जुड़ता है, गुआनोसिन के साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ता है। ये सब ध्यान रखनी है। तो एंटी कोडॉन, कोडॉन इस तरह से निकलते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको समझाया गया टीआरएनए के बारे में कि कार्य क्या है। तो टीआरएनए का कार्य होता है अमीनो अम्ल को लेकर आना। अब हम टीआरएनए की एक्चुअल संरचना देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है, और उसकी विशेषता पढ़ेंगे टीआरएनए के बारे में कि इनकी संरचना में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। आपने कार्य तो देख लिया, टीआरएनए का कार्य क्या होता है? अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक या फिर एमआरएनए तक लाकर पहुंचाना, बस। इसीलिए हम इसे ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं, स्थानांतरण आरएनए, कि अमीनो अम्ल को ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे डिटेल टीआरएनए के बारे में। टीआरएनए को 2 नामों से जाना जाता है। इसे हम पहला नाम घुलनशील आरएनए भी कहते हैं, घुलनशील आरएनए। इंग्लिश में इसे कहते हैं सोल्यूबल आरएनए, या शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल एस आरएनए कहते हैं। इसका दूसरा नाम है स्थानांतरण आरएनए, स्थानांतरण आरएनए से इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफर आरएनए और टीआरएनए। सबसे पहले हम इसकी संरचना को देखते हैं। याद रखेंगे सभी आरएनए जो भी होंगे उसमें एक ये स्ट्रक्चर तो पाई जाएगी, 3 डैश टू 5 डैश, क्योंकि सभी आरएनए किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड में एक सिरा 3 डैश होगा तो दूसरा सिरा 5 डैश तो होगा ही होगा। इसमें जो 3 डैश सिरा होता है टीआरएनए में, उसमें क्रम से मिलता है एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ठीक है, OH। ये इस टीआरएनए का 3 डैश सिरा होता है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला पाई जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6।
ये सब न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये हो गया लास्ट 5 डैश। कुछ इस तरह से टीआरएनए की संरचना होती है, जिसमें आप अगर देखेंगे तो इस आर्म को कहते हैं एक्सेप्टर आर्म। क्यों इसे कहते हैं एक्सेप्टर आर्म? क्योंकि यहीं पर 3 डैश सिरे पर कौन आकर जुड़ता है? अमीनो एसिड जुड़ा होता है। ठीक है, 3 डैश सिरे पर अमीनो एसिड जुड़ा होता है, इसलिए इसे हम एक्सेप्टर आर्म कहते हैं। इस आर्म को हम कहते हैं टी साई सी आर्म, और इसे हम कहते हैं टी साई सी लूप। इसे हम कहते हैं वेरिएबल आर्म, या हम इसे लंप कहते हैं, LUMP लंप। उसके बाद हम इसे कहते हैं एंटीकोडॉन लूप। और यहाँ पर देख रहे हैं ना तीन जो न्यूक्लियोटाइड होंगे, मान लीजिए AUG, तो इसे हम क्या कहते हैं? इस पूरे क्षेत्र को हम कहते हैं एंटीकोडॉन। ऐसे ही आपको फिगर बनाना है टीआरएनए का। इस आर्म को कहा जाता है एंटीकोडॉन आर्म, एंटीकोडॉन आर्म। इसे हम कहते हैं डी लूप, और इसे हम कहते हैं डी आर्म। बस ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है टीआरएनए की। ये 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल, जिसका शेप होता है क्लोवर की पत्ती की तरीके से। क्लोवर की पत्ती, अगर आप सर्च करेंगे क्लोवर लीव्स के बारे में गूगल पे, तो आपको दिखाई देगा क्लोवर लीफ कैसा होता है, जिसमें 3 पत्तियां ऐसे होती हैं। ऐसी संरचना होती है टीआरएनए की, इसीलिए हम कहते हैं क्लोवर की पत्ती के आकार का होता है टीआरएनए। अगर हम टीआरएनए की 3D संरचना देखें तो 3D शेप होता है L शेप, तो वो हम बना नहीं सकते यहाँ पर। तो 3D शेप जो होता है टीआरएनए का वो L शेप होता है। फिलहाल आपको पहले संरचना देखना है, स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही बनाना है। हमेशा जब 5 डैश पे देखेंगे तो टीआरएनए के 5 डैश पे हमेशा ग्वानिन होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। टीआरएनए के 3 डैश एंड पर 3 नाइट्रोजन क्षार क्रम से होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन। फिर उसके बाद जितने भी नाइट्रोजन क्षार हैं वो इस तरह से क्रम में लगे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल आर्म, फिर यहाँ पर एंटीकोडॉन 3 पाए जाते हैं, और ये इस तरह से क्लोवर की पत्ती की तरीके से संरचना बनाती हैं, जिसके 5 डैश पर G हमेशा ग्वानिन होता है। टीआरएनए में कितने आर्म होते हैं? आर्म की संख्या देखिए, पूछा जाता है टीआरएनए में कितने आर्म होते हैं। तो ये एक आर्म है, एक्सेप्टर आर्म, 1 2 3 और 4 आर्म होते हैं। कितने लूप होते हैं टीआरएनए में? 1 2 3। कितने लूप होते हैं? 3। आर्म को हम हिंदी में भुजा भी कहते हैं, भुजाएं। टीआरएनए की भुजा कितनी होती हैं? तो 4 भुजाएं होती हैं, और 3 लूप होता है, और साथ में एक लंप होता है। तो पूछा जाता है टीआरएनए में कुल कितने आर्म हैं? 4 आर्म, कितने लूप हैं? 3 लूप और एक लंप होता है। टीआरएनए ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड नहीं होते टीआरएनए में, इसमें कुल 75 से 75 न्यूक्लियोटाइड्स होते ही हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। टीआरएनए में कुल 70 से 75 ही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और यही 70-75 न्यूक्लियोटाइड इस तरह की संरचना बनाए हुए होती है। तो अब इसमें आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे टीआरएनए में। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे टीआरएनए में, यह लगभग 70 से 75 न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला है, जिसके 5 डैश सिरे पर ग्वानिन तथा 3 डैश सिरे पर
एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन क्रम से क्षारक पाए जाते हैं। फिर आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, टीआरएनए की संरचना क्लोवर की पत्ती की तरीके से होती हैं, जिसमें 4 भुजाएं यानी आर्म, 3 लूप और 1 लंप पाया जाता है। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, टीआरएनए के 3' सिरे को हम एक्सेप्टर आर्म यानी ग्राही भुजा कहते हैं, ग्राही भुजा कहते हैं, जहां पर अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल आकर टीआरएनए से जुड़ता है। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, टीआरएनए की 2D संरचना क्लोवर की पत्ती की तरह से होती है और 3D संरचना L आकार की होती है। फिर आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, टीआरएनए की प्रमुख भूमिका किसमें है, प्रोटीन संश्लेषण। तो आप लिखेंगे टीआरएनए की प्रमुख भूमिका प्रोटीन संश्लेषण में जेनेटिक कोडॉन को यानी आनुवंशिक कूट, जेनेटिक कोडॉन या हिंदी में आनुवंशिक कूट को पहचान कर उसके अनुरूप अमीनो अम्ल को एमआरएनए या राइबोसोम तक पहुंचाना है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इसमें कि टीआरएनए प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए विशिष्ट होता है। टीआरएनए प्रत्येक, लास्ट पॉइंट है, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट होता है। क्यों विशिष्ट होता है ये? क्योंकि हर अमीनो अम्ल का अपना अलग क्या होता है, कोडॉन होता है, और हर अमीनो अम्ल का जब अपना अलग कोडॉन है तो इसके लिए अलग टीआरएनए भी होगा। देखिए अभी हमने आपको बताया, इसके 3' सिरे पर अमीनो अम्ल जुड़ता है। अमीनो अम्ल कुल कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के। इन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कितने प्रकार के कोडॉन कोड करते हैं, 64 कोडॉन होता है, जिसमें से 61 कोडॉन ही कोड करता है। अब जब हर अमीनो अम्ल का अपना अलग कोडॉन होता है, तो जब अलग कोडॉन है तो अलग टीआरएनए भी होगा, क्योंकि सभी टीआरएनए का जो कोडॉन होता है वो भी तो अलग होता है। इसीलिए हर टीआरएनए का अपना अलग, हर अमीनो अम्ल का अपना अलग टीआरएनए होता है। इसीलिए कहा जाता है टीआरएनए प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट होता है। बस ये हो गया टीआरएनए के बारे में संपूर्ण बातें। इतना आपने लिख लिया। अब नेक्स्ट आप देखेंगे जो तीसरा आरएनए है वो है आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए। तीसरा आरआरएनए, जिसे हम क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए। इनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट सिर्फ लिखना है। एक ये कि ये कहाँ पाए जाते हैं, राइबोसोम में पाए जाते हैं। ये राइबोसोम में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, केंद्रक में यही आरआरएनए जो होते हैं वो आरआरएनए प्रोटीन से जुड़कर राइबोसोम बनाते हैं। बस ठीक है, 2 पॉइंट, इनके बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने यहाँ पर भाग 11 में टीआरएनए के बारे में पढ़ लिया और आरआरएनए के बारे में भी पढ़ लिया। टीआरएनए के बारे में क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, तो जितनी भी संरचना के साथ मैंने बताया उन सभी चीज़ों को लिख लीजिएगा। इस संरचना को कई बार बना के रिपीट करिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आरआरएनए के बारे में सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये सिर्फ राइबोसोम में पाया जाता है और राइबोसोम की संरचना का जो निर्माण होता है वो इन्हीं से होता है। आरआरएनए और प्रोटीन के जुड़ने से राइबोसोम बनता है। बस भाग 11 के अंतर्गत इतना ही। अब इसके बाद का जो पार्ट होगा वो होगा भाग 12। भाग 12 के अंतर्गत इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बताया जाएगा, जो कि है वसा यानी लिपिड्स की संरचना के बारे में बताया जाएगा और कितने प्रकार का होता है, क्या कार्य होता है, ये सारी चीज़ें आपको भाग 12 के अंतर्गत बताए जाएंगे। फिलहाल इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको देना होगा। पहला क्वेश्चन है, टीआरएनए की संरचना कैसी होती है, 2D और 3D दोनों में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, टीआरएनए का कार्य क्या होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन, राइबोसोमल आरएनए कहाँ पाया जाता है। बस इन 3 क्वेश्चन के आंसर्स आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको आगे इसके आंसर और आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, जुड़े रहें बायोलॉजी इन हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।